लक्ष्य को हर हाल में पाना है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी भावी अध्यापक एवं भावी अध्यापिकाओं का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों हम आपके लिए आज अंतिम प्रहार लेकर आए हैं परीक्षा से पहले एक और परीक्षा नाम से। दोस्तों हम आपको यहाँ पे 70 इंपोर्टेंट प्रश्न आपको बताने वाले हैं जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए इंपोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों हम आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपकी तैयारी आपने बहुत ही जानदार शानदार की है। हम आपके उज्जवल भविष्य की सदैव कामना करते हैं। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला प्रश्न है कि 24 अगस्त 2022 को साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा हेतु पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो दोस्तों 24 अगस्त 2022 को साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा हेतु जो पुरस्कार प्रदान किया गया था वो अपने किया गया था आशीष पुरोहित को। किसे किया गया था? आशीष पुरोहित को। ये दोस्तों अपने नौहर हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं और इन्होंने एक काव्य का संग्रहण किया था। उस काव्य का नाम आपसे पूछ ले तो बताना है ऐनान हेतु। ऐनान हेतु यह पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है पंचायत पुरस्कार के अंतर्गत नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार हेतु अधोलिखित ग्राम पंचायत का चयन किया गया है। तो दोस्तों पंचायत पुरस्कार के अंतर्गत नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार हेतु किस ग्राम पंचायत का चयन किया गया है? तो दोस्तों ये अपने किया गया है भोजासर पंचायत अपने झुंझुनू जिले की। ठीक है, चलिए और इस पुरस्कार में उनको इस पंचायत को 5 लाख रुपए एवं ग्राम 10 लाख बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार हेतु 5 लाख एवं ग्राम पंचायत विकास हेतु पुरस्कार हेतु 5 लाख रुपए पुरस्कृत किए गए हैं इस भोजासर ग्राम पंचायत झुंझुनू हेतु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि देश की पहली किस आदिवासी मॉडल को नेताजी सुभाष चंद्र बोस नोबेल पीस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों देश की पहली किस आदिवासी मॉडल को नेताजी सुभाष चंद्र बोस नोबेल पीस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये अपने किया गया है डॉक्टर दिव्यानी कटारा को। किसे? डॉक्टर दिव्यानी कटारा को। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी महिला क्रिकेट खिलाड़ी है जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये अपने मिताली राज। कौन है? मिताली राज। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि डॉक्टर कमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोकसभा लोक कला पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों डॉक्टर कमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2021 से दोस्तों हमारे जो विजय वर्मा है उनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, राजस्थान के विजय वर्मा को। अगला प्रश्न है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन SPMRM का संचालन अधोलिखित द्वारा किया जाता है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये अपने केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 21 फरवरी 2016 को केंद्र सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन की शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य आपसे पूछ ले तो आपको बताना है देश भर में अगले 3 वर्षों में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टरों का निर्माण करना इसका उद्देश्य है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 19 से 25 फरवरी 2022 तक इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास कहां आयोजित किया गया था? तो दोस्तों यह अपने युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था जोधपुर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री राजश्री योजना संबंधित है किससे संबंधित है? ये अपने समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने से अपने मुख्यमंत्री राजश्री योजना संबंधित है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि निम्न में से कौन सा राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है? तो सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित इनमें से कौन सा कथन नहीं है? दोस्तों रिलायंस
कॉम्टेक्स उदयपुर ये अपने सूती वस्त्र का उद्योग है। मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा ये भी अपने सूती वस्त्र का उद्योग है। एडवर्ड मिल्स अपने ब्यावर में ये भी अपने सूती वस्त्र का उद्योग है। लेकिन बिड़ला कॉरपोरेशन चित्तौड़गढ़ ये अपने सूती वस्त्र का उद्योग नहीं है। ठीक है, चलिए ये अपने सीमेंट का उद्योग है। ठीक है, बिड़ला कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, हल्दी घाटी किस जिले में स्थित है? दोस्तों सबको पता है कि हल्दी घाटी अपने राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है, राजसमंद जिले में स्थित है। इसका रंग हल्दी जैसा होने के कारण इस घाटी को हल्दी घाटी कहते हैं। यह स्थान 21 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप एवं अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य हुए युद्ध के कारण प्रसिद्ध हो गया था। इस युद्ध में राणा प्रताप की हार हुई व उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा था। अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध भी कहा है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए राजस्थान का वह एकमात्र मंदिर जहां चूहे बहुत अधिक मात्रा में निवास करते हैं, दोस्तों एकमात्र मंदिर है करणी माता का मंदिर। और एक कहां पे है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है। तो राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है। तो ये क्या प्रदान करती है दोस्तों? ये अपने प्रदान करती है दोस्तों कृषि कार्य हेतु। ऑप्शन नंबर 3, कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता अपने कौन प्रदान करती है? ये अपने प्रदान करती है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना अपने जब कोई कृषक कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र आपसे पूछ सकता है। तो सबको पता है सेवर भरतपुर के अंदर स्थित है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि शिक्षा अधिकार कानून 2009 के अनुसार प्राथमिक पाठशालाओं में विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक होने पर प्रधानाध्यापक को छोड़कर अध्यापक और विद्यार्थियों का अनुपात इनमें से न बढ़ाना चाहिए। तो शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार प्राथमिक पाठशालाओं में विद्यार्थियों की संख्या 200 से ज्यादा होने पर प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल को छोड़कर अध्यापक और विद्यार्थियों का अनुपात न बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों अपने 1.40 से ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। तो राइट आंसर 4th। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? तो इनमें से असत्य कथन की अपन को पहचान करनी है दोस्तों। तो अपने असत्य कथन है कि किसी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, किसी बालक को आयु के सबूत न होने पर किसी विद्यालय में प्रवेश से इंकार नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, सही है। 60 बच्चों तक न्यूनतम 2 शिक्षक होंगे, बिल्कुल होंगे। अगला कि 200 बालकों पर 7 अध्यापक होंगे, नहीं दोस्तों ये अपना असत्य है। 200 बालकों पर 7 अध्यापक नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम संशोधन विधेयक 2017 लोकसभा में कब पारित किया गया था? दोस्तों ये अपने विधेयक है वो अपने 21 जुलाई 2017 को पारित किया गया था लोकसभा के अंदर। ठीक है, अगला कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्याय रखे गए हैं। तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कितने अध्याय रखे गए हैं? दोस्तों 7 अध्याय अपने रखे गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है? तो आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ आपसे पूछ ले तो आपको बताना है पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आपकी बेटी योजना के तहत 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रतिवर्ष राशि कितनी दी जाती है? तो आपकी बेटी योजना के तहत कोई बालिका 9 से 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, उसको दोस्तों अपने प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है? उसको 2500 रुपए प्रतिवर्ष राशि दी जाती है आपकी बेटी योजना के तहत। अगला कि एनईपी 2020 के तहत कब तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता को प्राप्ति की बात कही गई है? तो एनईपी 2020 के तहत कब तक? तो दोस्तों ये अपनी कब तक कही गई है? 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति की बात कही गई है। ठीक है, 2030 तक की बात कही गई है। अगला कि एनईपी 2020 में किस प्रकार के आकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है? तो एनईपी 2020 में अपने किस प्रकार के आकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है? ये अपनी की गई नियमित एवं संरचनात्मक आकलन को अपनाने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है कि शाला प्रबंध समिति की मासिक बैठक होती है। तो शाला प्रबंध समिति की मासिक बैठक कब होती है? तो ये अपने होती है दोस्तों अमावस्या को मासिक बैठक होती है शाला प्रबंध समिति की।
अगला कि गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के क्रियान्वयन के समन्वित कार्यक्रम SIQE में जिला समन्वय समिति DCC का अध्यक्ष होता है। तो जिला समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इनमें अपने अध्यक्ष होता है, कौन होता है? जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक होता है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो बात कर लेते हैं अब 24 नंबर की इंपॉर्टेंट प्रश्न की कि दीक्षा राइज कार्यक्रम में राइज का पूरा नाम क्या है? तो दीक्षा राइज कार्यक्रम में आपसे राइज का पूरा नाम आपसे पूछ सकता है, तो आपको बताना है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स दीक्षा राइज कार्यक्रम में राइज का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों कि कोरोना महामारी के समय बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग ने कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो कोरोना महामारी के दौरान जब बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने के लिए हमारे जो राजस्थान शिक्षा विभाग ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी और उस कार्यक्रम का नाम था स्माइल कार्यक्रम। कौन था? स्माइल कार्यक्रम उस कार्यक्रम का नाम था, जिससे घर बैठे बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो सर्वाधिक साक्षरता आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सर्वाधिक जयपुर, झुंझुनू, कोटा में सर्वाधिक साक्षरता दर पाई गई है। ठीक है, 2011 के अनुसार। कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? तो मरु त्रिकोण का भाग आपसे पूछ सकता है। तो मरु त्रिकोण में दोस्तों जैसलमेर शामिल है, जोधपुर शामिल है, बीकानेर शामिल है, लेकिन अपने बाड़मेर मरु त्रिकोण में बिल्कुल भी शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से गुजरेगा? तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर अपने राजस्थान के अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर जिले से होकर गुजरेगा। ठीक है, अगला है कि मोरीजा बानोल खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मोरीजा बानोल आप सबको पता है, ये अपने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है मोरीजा बानोल। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों की भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? तो भील जनजाति में जब पेय पदार्थ बनाते हैं उसमें हमारे जो महुआ का वृक्ष है उसका अधिक उपयोग किया जाता है। अगला कि राजस्थान में कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? तो मूंगफली उत्पादन में आपसे पूछ सकता है, तो बीकानेर आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे साथियों की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में पाया जाता है? तो आपको बताना है धौलपुर में पाया जाता है न्यूनतम लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला कि वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो वर्टिसोल्स मृदा के बारे में आपसे पूछ ले तो आपको बताना है झालावाड़, कोटा, बूंदी जिलों में वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया? तो रामसर साइट की बात करें तो अपने एक राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को अपने रामसर साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला कि राजस्थान में बीड़ को स्थानीय नाम क्या है? तो बीड़ का स्थानीय नाम आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है चारागाह का स्थल ही बीड़ के नाम से जाना जाता है राजस्थान में। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिनी किनारे पर बना हुआ है? तो कौन सा किला है जो सुकड़ी नदी के दाहिनी किनारे की तरफ बना हुआ है? और वो किला है दोस्तों झालोर का किला। ठीक है, कौन सा है? झालोर का किला। अगला कि पंचपंद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? तो पंचपंद्रा के बारे में किसे नहीं पता दोस्तों, सबको पता है ये अपने किस जिले में स्थित है पंचपंद्रा। दोस्तों पंचपंद्रा अपने किस जिले की झील है? ये अपने बाड़मेर जिले की झील है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण और इसमें जिले दे रखे हैं, तो कौन सा इसमें से सम्मिलित आ जाएगा? इसके बारे में अपन को पता लगाना है। दोस्तों आपको भी पता होगा कि AW अपने किससे संबंधित है? बांसवाड़ा से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि BSHW अपने किससे संबंधित है? सीकर से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि BWHW अपने किससे संबंधित है? गंगानगर संबंधित। और CWG अपने धौलपुर से संबंधित है। राइट आंसर फर्स्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए
अगला प्रश्न भी यही करा कि सुमेलित कीजिए कि एक तरफ चोटियां हैं और एक तरफ उनकी ऊंचाई मीटर में दे रखी है, तो इसके बारे में अपन को बताना है दोस्तों। सबको पता है, एक एक बच्चे को पता है इसका राइट आंसर दोस्तों कि दोस्तों अपने रघुनाथगढ़ की चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है दोस्तों, वो 1055 है, ठीक है। और वहीं शेर की बात करें तो शेर की जो ऊंचाई है, जो शेर की ऊंचाई है वो अपने कितनी है प्यारे दोस्तों, वो अपने 1597 में है, ठीक है। उसके बाद डोरा पर्वत की बात करें तो उसकी ऊंचाई अपने दे रखी है 869 और गोगुंदा की ऊंचाई 840। और इसका राइट आंसर आपसे पूछ रहे थे, आपको बताना है सेकंड नंबर का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में शामिल नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है, तो इसके बारे में आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है दोस्तों, गोडवाड़ प्रदेश शामिल है, शेखावाटी प्रदेश शामिल है, गग्गर मैदान शामिल है, लेकिन जोधपुर उच्च भूमिया इसमें शामिल है बिल्कुल भी नहीं है प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वृहत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों ये अपने किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया गया था। अगला कि सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था। प्रजामंडल से इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा दोस्तों, याद रख लेना कि सुशीला और भगवती का संबंध आपसे पूछ रहे किस प्रजामंडल से था, तो आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल से। अगला कि दुधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था। तो दुधवा खारा किसान आंदोलन आप सबको पता है अपने बीकानेर राज्य से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर के ब्रिटिश रेजिमेंट एजेंट कौन थे। तो एजेंट कौन थे ब्रिटिश रेजिमेंट के उदयपुर के 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो उस समय थे कैप्टन शावर्स अपने उदयपुर के क्या थे, ब्रिटिश रेजिमेंट एजेंट थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई है। तो ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जो मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई है। तो दोस्तों ये अपने कौन सी है, ये मुगल से तो अपने सर्वाधिक जयपुर चित्र शैली प्रभावित हुई है। चलिए अगला प्रश्न है कि झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है। तो झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग्स आपसे पूछ ले तो दोस्तों आपको बताना है हाड़ौती, क्या बताना है, हाड़ौती राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों के द्वारा गले में पहना जाता है। तो गले में पहना जाने वाला आभूषण आपसे पूछ ले तो आपको बताना है दोस्तों तिमड़िया नहीं पहना जाता, मादले नहीं पहना, टेवटा नहीं पहना जाता, ओगणिया दोस्तों अपने गले में ही पहना जाता है। अगला प्रश्न है दुतई गद्दर और कानो एवं मिजराई किससे संबंधित है। दुतई हो गया, गदर हो गया, कानो हो गई, ये और मिजराई आती है वो भी अपने किससे संबंधित है, अंगरखी है दोस्तों, अंगरखी, ठीक है, एक कपड़ा होता है अंगरखी, ठीक है। चलिए अगला कि शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था। तो शिक्षा संत के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों अपने केशवानंद जी। तो दोस्तों केशवानंद जी का अपने जन्म हुआ था सीकर जिले में। चलिए अगला कि कोलू गांव किस लोक देवता से संबंध है। तो कौन सा लोक देवता है जिससे संबंधित अपने कोलू गांव है। तो कोलू गांव अपने बाबूजी से संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बरखान करने वाले संत कौन थे। तो दोस्तों ऐसे हमारे एकमात्र संत थे रज्जब जी। रज्जब जी हमेशा ही जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे। अगला राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है। तो दोस्तों राजस्थान के रीति रिवाजों की बात करें और उसमें आणो ना है तो ऐसा कभी हो नहीं सकता दोस्तों। आणो अपने किससे संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों, आणो अपने संबंधित है कुआ पूजन से संबंधित है आणो, ठीक है। आणो अपने किससे संबंधित है, कुआ पूजन से संबंधित है, कुआ पूजन से संबंधित है आणो, ठीक है। चलिए नहीं आणो अपनी कुआ पूजन से संबंध नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। ये अपने विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना ही आणो कहलाता है, या ठीक है आणो कहलाता है, ठीक है। आना भी कह सकते हैं, गोना भी कह सकते हैं और मुकलावा भी कह सकते हैं, इसके कई नाम हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है। तो सुशिर वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा नहीं है, इसके बारे में अगर बात करें तो अलगोजा फूंक से बजाता है तो सुशिर वाद्य, रवाज फूंक से बजाया जाता है तो अगर ये क्या है, ये भी अपने सुशिर वाद्य यंत्र, नड अपने फूंक से बजाया जाता है, ये भी अपने सुशिर वाद्य यंत्र है। लेकिन मशक दोस्तों, मशक अपने सुशिर वाद्य यंत्र में शामिल नहीं है।
अगला कि राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? तो मेरू नाट्य के नाम से आप सबको पता है अपने गौरी नृत्य जाना जाता है, गौरी नाट्य जाना जाता है। अगला है कि प्रबत्सर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो प्रबत्सर जो नागौर का मेला है वो अपने तेजाजी की स्मृति में किया जाता है। अगला है कि मामादेव कुंड किस किले में अवस्थित है? तो मामादेव कुंड दोस्तों आपसे पूछ ले कुंभलगढ़ किले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हर्ष माता मंदिर एवं चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? सबको पता है दौसा जिले में स्थित है। अगला है कि दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया था? तो दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के ऐसे कौन से शासक थे जिनको गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया था? तो ऐसे शासक थे दोस्तों एकमात्र शासक अजीत सिंह। अगला प्रश्न है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए और सही कूट का चयन कीजिए कि निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम चुनिए। अपन को निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम चुनना है। तो दोस्तों आप सबको पता है सबसे पहले तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था यानी कि थर्ड सबसे पहले। चलिए उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था यानी कि 2 सबसे पहले। उसके बाद फिर हल्दी घाटी का युद्ध यानी कि फर्स्ट यानी कि 3-2-1 थर्ड राइट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है? तो धूलकोट भी कहा जाता है। कौन सा स्थल है जिसे हम धूलकोट भी कहते हैं? दोस्तों आहड़ को धूलकोट भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, याद रहेगा ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न क्या करा है? अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित आपसे उसका समय पूछ ले, आपको बताना है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। अगला है कि मुंडियारी ख्यात का विषय है। तो मुंडियारी ख्यात किसका विषय है मेरे प्यारे दोस्तों? तो मारवाड़ के राठौड़ों का विषय है। अगला प्रश्न है कि ग्रीशन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? तो दोस्तों ये अपने दी है वागड़ी बोली को। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विजयदान देथा द्वारा नहीं लिखा गया? तो विजयदान देथा के द्वारा ऐसा कौन सा काव्य है जो नहीं लिखा गया? तो दोस्तों इनमें से अपने बलवंत विलास अपने विजयदान देथा द्वारा नहीं लिखा गया। वैसे बातारी फुलवारी भी इनके द्वारा लिखी गई है, मातारो बदलो भी इनके द्वारा लिखी गई, रूख भी इनके द्वारा लिखी गई है, लेकिन बलवंत विलास इनके द्वारा नहीं लिखा गया। अगला है कि जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन आपसे पूछ ले तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों ये अपने राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा किया जाता है। अगला है कि मंडियों में लाइसेंस शुल्क किससे वसूल किया जाता है? तो मंडियों में लाइसेंस शुल्क है वो अपने किससे वसूल किया जाता है? तो मध्यस्थियों से वसूल किया जाता है। अगला लघु वन उपज के लिए कहां पर मंडी स्थापित की गई है? तो लघु वन उपज के लिए दोस्तों ये अपने सिवाना उदयपुर में मंडी स्थापित की गई है। अगला कि मानव विकास प्रतिवेदन HDR का प्रकाशन किया जाता है। तो HDR मानव विकास प्रतिवेदन HDR मानव विकास प्रतिवेदन का जो प्रकाशन है दोस्तों वो अपने किया जाता है UNDP के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि स्थिर कीमतों की तुलना में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय अधिक होती है क्यों होती है दोस्तों? ये होती है कीमतों में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि से अधिक होती है, इसलिए होती है। अगला और लास्ट प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदेश में देश के शीर्ष राज्यों में सम्मिलित था? तो कौन सा राज्य था दोस्तों? ये था अपने कौन सा राज्य? सबको पता है दोस्तों कौन सा राज्य था? गुजरात राज्य। तो दोस्तों ये हो गए अपने 70 इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, अगर आपको इनके जो PDF चाहिए उत्तर सहित वो आपको टेलीग्राम चैनल पर आसानी से मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अपनी परीक्षा के लिए एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक। अपना संपूर्ण न्योछावर कर देना पेपर के अंदर। आपके लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी सफल होकर लौटें। धन्यवाद।